गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे वी स्टडी न्यू लेसन कंक्रीट। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 3 लेसन कर चुके हैं। ठीक है, पहला लेसन सीमेंट था, दूसरा ब्रिक था, तीसरा लाइम एंड एडमिक्सचर था, चौथा हम कंक्रीट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं वर्कबिलिटी क्या होता है। वर्कबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट बाय विच इट इजीली मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस एंड फिनिश। ठीक है, कोई भी कंक्रीट में जो है अगर हम आसानी से उसको मिक्स कर लें, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर लें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर लें, फिनिशिंग कर लें उसको, फिनिशिंग, तो ये सब अगर सुविधा होता है तो इसको हम कहेंगे कि कंक्रीट क्या वर्कबिलिटी है। ठीक है, वर्कबिलिटी डिपेंड किस पे करता है? वर्कबिलिटी जो हमारा डिपेंड करता है वाटर कंटेंट पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ साइज पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा और ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इससे अगर हम ये कह लें कि अगर हमारा कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट मिक्स है, अगर उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वर्कबिलिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़। और अगर हम शेप की बात कर लें, अगर हमारा शेप जो कंक्रीट का थोड़ा राउंडेड शेप में है, ठीक है, तो वर्कबिलिटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा इस टाइप का है या स्क्वायर टाइप का है तो वर्कबिलिटी क्या होगा? कम होगा हमारा। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए। ऐसे पूछ लेता है कि शेप पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप शेप पे, ये राउंडेड शेप रहेगा तो वर्कबिलिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे स्लाइड में तो जो मेन मेन चीज़ें उसको हम लिख दिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लिखे हैं क्योंकि सारा कुछ पॉसिबल नहीं है लिखना। इसलिए जब आप वीडियोज़ देखिए तो कॉपी लेके बैठिए, एटलीस्ट जो चीज़ इसमें नहीं है उसको तो नोट ही कर लीजिए। वैसे सही तो ज़्यादा पड़ेगा कि आप एक तरफ से नोट बनाते चाहिए, जो इसमें उसको भी नोट करिए, जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको भी नोट करिए। ठीक है, अच्छा वही पड़ेगा जब आपको कभी कोई एग्जाम होगा और फटाफट रिवीजन करना रहेगा तो बहुत हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, साइज ऑफ द एग्रीगेट, साइज ऑफ द एग्रीगेट पे कैसे डिपेंड करेगा कि अगर हमारा जैसे फाइन एग्रीगेट है, ठीक है, अगर मतलब फाइन एग्रीगेट है, छोटे छोटे एग्रीगेट हैं तो उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। ठीक है, वहीं जो अगर एग्रीगेट थोड़ा सा कोर्स है, ठीक है, तो उसका जो है वर्केबिलिटी ज़्यादा, कोर्स मतलब साइज थोड़ा बड़ा होगा तो वर्केबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रेडिंग पे कैसे डिपेंड है? ग्रेडिंग का मतलब होता है, मान लो कोई ग्रुप है कंक्रीट का, वहाँ पे बड़े छोटे मीडियम सब तरह के कंक्रीट पाए जाते हैं, फाइन कोर्स। ठीक है, तो वो उससे मतलब वहाँ ग्रेडिंग होता है, कई तरह कई ग्रेड के कंक्रीट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग अगर रहता है तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वर्कबिलिटी हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन पे भी हमारा जो कंक्रीट है, एक्चुअली ये 4 चीज़ों पे तो डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, एक पांचवा है, ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन ई, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर लीन कंक्रीट है तो क्या होगा? वर्कबिलिटी लेस होगा। ठीक है, अगर रिच कंक्रीट है तो वर्कबिलिटी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे है? जैसे लीन कंक्रीट है तो लीन कंक्रीट है अगर, तो उसमें क्या होता है कि जो एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो, एग्रीगेट और सीमेंट का जो रेशियो है, एग्रीगेट और सीमेंट का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है। लीन कंक्रीट में एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो ज़्यादा होता है, और जब एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो ज़्यादा होगा उस केस में जो तो वर्कबिलिटी लेस होगा। ठीक है, तो इसलिए लीन की वर्कबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अगर एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो कम होगा, ठीक है, एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो कम होगा तो उस केस में वर्कबिलिटी ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो कम होगा तो उस केस में वर्कबिलिटी ज़्यादा होगा, और ये केस पाया जाता है रिच कंक्रीट में। सो रिच कंक्रीट की वर्कबिलिटी ज़्यादा होती है और लीन की वर्कबिलिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, सेम यही नेम लेके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है लीन कंक्रीट और रिच कंक्रीट पे। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी मेजर करने के हमारे पास मेन 4 टेस्ट हैं। स्लम्प टेस्ट, ठीक है, जो कि फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट दोनों हैं। ठीक है, और स्लम्प हम उस कंक्रीट के लिए टेस्ट कर सकते हैं जिसमें मीडियम टू हाई एग्रीगेट हो। हमें पता है कि अगर ये कंक्रीट का वर्कबिलिटी मीडियम टू हाई होगा तो उसके लिए हम स्लम्प टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कॉम्पैक्शन टेस्ट, जो मीडियम टू लो के लिए करते हैं। ठीक है, अगर कंक्रीट का वर्कबिलिटी मीडियम टू लो है तो कॉम्पैक्शन टेस्ट हम करेंगे। फ्लोट टेस्ट, ठीक है, फ्लोट टेस्ट में क्या होता है कि वर्कबिलिटी हम मेजर करते हैं, जो वेरी हाई वर्कबिलिटी कंक्रीट का होता है तो फ्लोट टेस्ट करते हैं। अगला हो जाता है वीवी टेस्ट। ठीक है, और ये तब हम यूज करते हैं वर्कबिलिटी बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है। ठीक है, उस केस में हम करते हैं। ठीक है,
तो ये एक्चुअली इसी टॉपिक पे पूछ ही लेता है कि जैसे कि हमारा जो स्लम्प है वो किसके लिए है, तो आप ऑप्शन में दिया रहेगा मीडियम टू हाई, या ऐसे भी पूछ लेगा। अभी आगे डिटेल में हम चलेंगे फिर बताते हैं, ठीक है। आगे आप यहाँ पे एक चार्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप ये देखिए कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग डिग्री दिया, वेरी लो दिया है, लो दिया है, मीडियम दिया, हाई दिया है, ठीक है। इस तरह से स्लम्प वैल्यू, कॉम्पैक्शन वैल्यू और वीवी टेस्ट, ये 3 टेस्ट के अलग अलग वैल्यू हैं। आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा वर्केबिलिटी वेरी लो है तो उस केस में स्लम्प की वैल्यू जो कि में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 से 25 होगा, ठीक है। कॉम्पैक्शन जिसका यूनिट कुछ नहीं होता है वो 0.78 से 0.80 होगा। वहीं वीबी की अगर बात करें जिसको हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं वो 15 से 10 सेकंड होगा, ठीक है। अगर लो है, ठीक है, अगर वर्केबिलिटी अगर लो है तो उस केस में जो होता है हमारा वीबी का जो वैल्यू है ये 25 टू 75 होगा। वहीं पे इसका जो वैल्यू होगा 0.85 से 0.87 होगा, और वीवी का जो वैल्यू है 18 टू 10 हो जाएगा, यानी कि पहले से बढ़ जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मीडियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्लम्प की वैल्यू 50 से 100 हो जाएगा, 50 टू 100 ठीक है। और कॉम्पैक्शन 0.9 टू 0.935 हो जाएगा, और वहीं पे वीवी जो 0.3 से 0.5 से 5 से 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि पहले से और भी कम हो गया, ठीक है। हाई पे अगर हम बात करें तो स्लम्प वैल्यू 100 से 150 हो जाएगा, और कॉम्पैक्शन 0.95 से 0.96 हो जाएगा। और जबकि हाई की कंडीशन में वर्केबिलिटी अगर हाई है तो आप यहाँ पे देख रहे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वीवी टेस्ट जो होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि वीवी टेस्ट जो होता है वेरी हाई के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो और उसके बाद वेरी हाई अगर है तो स्लम्प के केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा कंक्रीट है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जनरली स्लम्प 3 टाइप का होता है, ठीक है। ट्रू स्लम्प, ठीक है, स्लम्प जनरली 3 टाइप का होता है, ट्रू स्लम्प, ठीक है, कोलैप्स स्लम्प, और एक हमारा होता है ट्रू स्लैब, कोलर स्लैब, और एक होता है सीयर स्लैब, ठीक है। ये तीनों टाइप हम आपको बता देंगे, इसका भी वीडियो डाल देंगे हम, ठीक है। तो उसमें एक टाइप है कोलैप्स, ठीक है। तो अगर वेरी हाई वर्क तो कोलैप्स कर जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और ये दोनों नॉट अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ इसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको याद करने के लिए एक थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे वर्कबिलिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है वहाँ पे स्लम्प की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, और कॉम्पैक्शन की भी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जबकि आप वीवी में देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता हो रहा है। तो ऑब्वियसली कम इसलिए हो रहा है कि एक्चुअली जब हम वीवी टेस्ट का जो अपार्चस होता है कुछ इस टाइप का होता है कि उसमें नीडल लगा होता है, ठीक है। और नीडल लगा होता है तो जब उसको जो हमारा मिक्स होता है जब उसमें इंसर्ट करते हैं तो उसमें हमें एक फिक्स डेप्थ तक ले जाना होता है, इंसर्ट करना होता है। तो हम देखते हैं उस फिक्स डेप्थ तक इंसर्ट होने में कितना सेकंड लग रहा है। तो आप देखेंगे जब वेरी लो वर्केबिलिटी यानी कि उसमें जो हमारा कंक्रीट है उसमें पानी की मात्रा कम है और वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिडी है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा डेंसस है। तो अगर हम कह लें कि अगर मान लो हम कह लें कि जो एक फिक्स डेप्थ तक इंसर्ट करना है तो हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इंसर्ट करने में। लेकिन वहीं पे देखिए वर्केबिलिटी जो हमारा मीडियम हो जा रहा है यानी कि वर्केबिलिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो यानी कि उसका जो डेंसस थोड़ा कम हो जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा कंक्रीट जो है लूज हो जा रहा है। तो जब लूज हो जाएगा तो उसी सेम फिक्स डेप्थ को में नीडल इंसर्ट करने के लिए हमें थोड़ा कम समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है स्लम्प टेस्ट। देखिए स्लम्प टेस्ट में जो हमने बताया था कि फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट दोनों हैं। तो एक्चुअली ये जो अपार्चस का साइज है ये फील्ड टेस्ट का है, ठीक है। इसमें जो हमारा ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हाइट जो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। टॉप डाया यानी ये टॉप डाया है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, और बॉटम डाया यानी ये बॉटम डाया है, ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका हैंडल है जिसको पकड़ के हम इसको ऊपर की तरफ जो है उठाते हैं, ठीक है। ये हमारा रॉड है जो कि 20 कितने डाई का होता है, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा मुझे कितने डाई का होता है, ठीक है। और इसको एक्चुअली ये जो रॉड होता है तो इसके अंदर हम इसको बार बार इंसर्ट कर करके मतलब हर एक लेयर डालेंगे हम, ठीक है। 3 लेयर में इसको फिलअप करते हैं पूरे एपार्चस को। तो पहला लेयर डालेंगे उसको 25 ब्लोज इसी रॉड से जो है
फिर इंसर्ट कर करके 25 ब्लोज यानी 25 टाइम जो इंसर्ट करके उसको थोड़ा डेंस करते हैं, फिर कलर लेयर डालेंगे, फिर 25 डेंस करेंगे। ठीक है, ये शायद इसका डाया 40 के के आसपास होता है। ठीक है, अभी तो अब उसके बाद आ जाता है कॉम्पैक्शन अपार्चर्स। ठीक है, जो कॉम्पैक्शन टेस्ट अभी हमने पढ़ा ना, तो कॉम्पैक्शन अपार्चर्स इस टाइप का होता है एक्चुअली। ये फर्स्ट जो है ये जो है तीन टाइप यहाँ पे आप देखिए, सिलेंडर शेप का है। ठीक है, और ये कोन शेप का है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम यहाँ से यहाँ से जो हम कंक्रीट इसमें डालते हैं। ठीक है, तो वो उसके बाद यहाँ पे एक होल्डर लगा होता है जिसको हम पीछे खींचते हैं, तो कंक्रीट अपने आप इसमें गिर जाता है। ठीक है, दूसरे वाले में गिर जाता है, और उसके बाद फिर इसमें से इसमें गिर जाता है, सिलेंडर वाले में। ठीक है, सिलेंडर वाले में गिर जाता है। ये क्या होता है कि अपने आप जो ये सेल्फ वेट की वजह से अपने आप से गिर रहा है एक से दूसरे में, तो सेल्फ की वेट की वजह से इसमें जो कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद इसको हम उस हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको बता रहे हैं थोड़ा, ताकि आपको याद रहे। बाकी अपार्चस वगैरह कुछ जो भी अपार्चस है वो इस अपार्चस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो अपार्चस है इसके बारे में साइज वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, स्लम्प वाला। और अब आप देखिए थोड़ा स्ट्रेंथ टेस्ट हम कैसे कंक्रीट का करते हैं। ठीक, कॉम्पैक्शन टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में हम कंप्रेसिव टेस्ट कैसे करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मेजर्ड बाय यूटीएम यूजिंग द मॉल्ड में भी यूज सिलेंडर ट्रेपोजाइडल क्यूबिक। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें ये बोला है कि जो हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं वो यूटीएम जो होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होता है, उससे हम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो इसमें मॉल्ड होता है जिस पर हम टेस्ट करते हैं वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ट्रेपोजाइडल भी हो सकता है, क्यूबिक शेप भी हो सकता है। ठीक है, तो और जनरली जो होता है, जो क्यूब हम इसमें यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो 150 mm का होता है जनरली। ठीक है, इसमें तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बन जाते हैं कि किस शेप का यूज करते हैं। तो शेप में तो 3 टाइप हो गया, जो कि जनरली थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन साइज तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप साइज याद रखिए कि आप जो कंप्रेसिव टेस्ट में कौन सा साइज यूज करते हैं। आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे ये मीटर है जो हमें बताता है। ठीक है, ये आप देखिए कि क्यूबिक टाइप का जो है माउल्ड है। ठीक है, ब्लॉक है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ इस दो कंप्रेसर के बीच में दबाया जा रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे रीडिंग आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है, माउल्ड रैप्चर टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, उसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ माउल्ड ऑफ रैप्चर। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो माउल्ड ऑफ रैप्चर के टर्म में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ये भी देखिए कि इसमें जो साइज होता है वो ब्लॉक का, ठीक है, क्यूबिक ब्लॉक होता है, जो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का होता है, क्यूब होता है। ठीक है, इफ़ द साइज ऑफ एग्रीगेट, ये कब होता है, जब साइज ऑफ एग्रीगेट जो 20 mm से ज़्यादा होता है। बट इफ़ द साइज ऑफ एग्रीगेट लेस देन 20 mm, उस केस में जो माउल्ड हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का क्यूब होगा। ठीक है, ये वाला टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो साइज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये रैप, हम उसमें भी हमने पढ़ा कि रैप्चर के फॉर्म में हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, इस टाइप का। तो रैप्चर टेस्ट करते कैसे हैं कि इस तरह का, अगर मान लो हमारा ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे लगा देते हैं और एक सपोर्ट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो है हम लोडिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्रैक जनरेट हो बॉटम में। ठीक है, तो ये रैप्चर फॉर्म के में जो है हम टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्चुअली टेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने की स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन आल्सो बी टेस्टेड बाय यूजिंग स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट दैट कंसिस्ट सिलेंड्रिकल माउल्ड। ठीक है, जो इसमें स्प्लिट टेस्ट करते हैं उसमें सिलेंड्रिकल माउल्ड होता है। ठीक है, जो स्प्लिट टेंसाइल सिलेंडर टेस्ट करते हैं उससे हम, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये हमारा जो ब्लॉक है, ये देखिए क्रॉस सेक्शन है, सर्किल है। अगर लेंथ में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर से और नीचे से इसको कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेसर है, तो यहाँ पे देखिए क्रैक जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम स्प्लिट, मतलब स्प्लिट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, क्रैक हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका चेक करते हैं। ठीक है, अगला हो जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है, पहला हो जाता है स्कीमेटिक रिबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब ये जनरली हो जाता है कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी है, कोई कॉलम है, कोई बीम है, हमें उसको चेक करना है। ठीक है,
तो अगर उसको टेस्ट करना है कि अंदर उसमें मतलब इस हिसाब से देख लें कितना डेंस है, इस टाइप की अगर डेंसिटी मतलब कितना स्ट्रांग है उसे चेक करना है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर को बीम या कॉलम है उसको हम चेक करना है कि कितना डेंस है कितना स्ट्रेंथ। तो हम उसको ब्रेक करके नहीं करेंगे ना, कि मतलब कि देख तोड़ के तो नहीं देखेंगे कि तोड़े देखें कितना स्ट्रांग है। अगर कोई कॉलम या बीम या कोई स्ट्रक्चर बन गया उसको तोड़ के चेक करना पड़े तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब एज इट इज़ वो उसी शेप में रहेगा, उसको हम चेक करेंगे। तो उसमें दो टेस्ट होता है, स्कीमेटिक राउंड हैमर टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें करते क्या है, दिस टेस्ट गिव द आइडिया अबाउट द हार्डनेस about the hardness of the surface but no information inside the concrete, ठीक है। ये स्कीमेटिक टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा हमें जो बॉडी है उस पर सरफेस का जो हार्डनेस है उसके बारे में जानकारी है। अंदर में इनसाइड यानी कि जैसे हमारा कॉलम है उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का इंफॉर्मेशन है, वो हमें नहीं पता चल पाता है। लेकिन एक दूसरा हमारा हो जाता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इससे क्या होता है, डील विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रिकली जनरेटेड मैकेनिकल पल्स थ्रू द स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है एक्चुअली जनरली कि जो होता है कि इलेक्ट्रिकली जो होता है एक मैकेनिकल पल्स जनरेट किया जाता है, ठीक है। और उस पल्स को सेक्शन के एक साइड से दूसरे साइड में पहुंचने में जो ट्रैवलिंग टाइम लगता है उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कितना ज़्यादा डेंस है, ठीक है। मैकेनिकली पल्स जनरेटेड बाई इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, जो इसमें पल्स हम जनरेट करते हैं वो बता रहा है कि इलेक्ट्रोकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर एक होता है उससे हम करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप ये जान लीजिए कि अगर हमारा जो पल्स है एक साइड से दूसरे साइड जाने में ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें चेक करते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए कि ये रिबाउंड हैमर है, ठीक है। रिबाउंड हैमर है, इसे हम वही नॉन डिस्ट्रक्टिव में यूज करते हैं। ये आप देखिए कि मान लीजिए कोई वाल है या आरसीसी वाल है या कॉलम है बोल लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली जो कम होता है ये बार बार जाके ट्रू एंड फ्रो होके आगे पीछे हो जाएगा, इसमें जाके बार बार पंच करता है, ठीक है। ये प्लंगर जो होता है बार बार पंच करता है इसमें, ठीक है। और ये हैमर मास है, ठीक है। ये इस वेट के हिसाब से जाकर उसमें बार बार पंच करता है। तो ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए हम ये डायग्राम दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी कंक्रीट कवर हुआ, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और कंप्रेसिव टेस्ट है, और इसमें जो ब्लॉक का साइज है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये फ्रस्टम का साइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चार्ट तो मतलब जितना भी कह लें वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये आपको जानना जरूरी है कि मीडियम टू हाई के लिए कौन है, लो के लिए कौन है, ठीक है। और ये आपको वर्कबिलिटी बता दें तो वर्कबिलिटी पे ये ज़्यादातर क्वेश्चन में यही चार ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। कि वर्कबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन में दे देगा वर्क वाटर कंटेंट, शेप ऑफ द एग्रीगेट, साइज ऑफ द एग्रीगेट, उसी में कोई एक चेंज कर देगा तो उसमें ऑप्शन दे देगा ABCD या करके दे देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके वर्कबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा लास्ट में जब हम सिलेबस कवर कर लेंगे तो हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे प्रीवियस ईयर IAS और भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसको देखिए, ठीक है। और एक बार दो बार देखिए याद हो जाएगा, ठीक है। नोट्स तो मैं यही कहूँगा, सजेशन दूँगा नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब हमें कम समय में रिवीजन करना होता तो वो हार्ड कॉपी ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेसन अब हम कवर करेंगे टिम्बर, ठीक है। ओके, बाय।